सर्व आदिवासी समाज ने 6 महीना पहले एक मीटिंग बुलाए थे पूरे प्रदेश की। जिलों के बॉडी को के अध्यक्ष थे और प्रदेश कार्यकारिणी की। उसमें चर्चा हुई और उनसे पूछा गया, खासकर जिले के लोगों से, कि भाई हम सोचते हैं कि उतारना चाहिए विधानसभा इसमें। तो उन लोगों ने अपनी सहमति दी थी और उसके पीछे है कि हम आंदोलन लगातार कर रहे हैं और उसमें कोई सुनवाई सरकार की तरफ से हो नहीं रही है। बहुत से मुद्दे हैं, ऐसा नहीं, एक मुद्दे तो नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो ये हुआ कि भाई कैंडिडेट उतारना चाहिए। तो ये सहमति बनी थी और उस आधार पे अभी भी उसमें काम चल रहा है। समाज गंभीर है कि आदिवासी समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने कि क्या इसका माने प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है चुनाव क्षेत्र में और राजनीतिक दलों के लिए विशेष करके। ये आगे देखना पड़ेगा कि कितनी सक्रियता बनती है, क्या है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों को ही छत्तीसगढ़ के सत्ता की चाबी माना जाता है। ऐसे में ये चाबी किसके पास आएगी, इस बात पर निर्भर करता है कि इस आदिवासी वोट बैंक की लड़ाई को कौन कितनी बेहतरी से जीतता है। और इन्हीं सब बातों के बीच एक खबर ये आई है कि सर्व आदिवासी समाज, जिसका प्रतिनिधित्व अरविंद नेताम के साथ ही कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या ये अरविंद नेताम उस समीकरण को बिगाड़ने में सक्षम हो पाएंगे जो कि कांग्रेस लंबे समय से साधते हुए चल रही है? बीजेपी ने भी बीच में उसमें हाथ मारा। क्या तीसरा प्लेयर इसमें अपनी भूमिका निभा पाएगा? यही आज हमारी आज चर्चा का विषय है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक समीक्षक के रूप में मनीष वोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी वैष्णव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बस्तर से जुड़ रहे हैं महेश कश्यप जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर हम इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि एक ऐसा लीडर जो कि कांग्रेस में दिग्गज नेता के रूप में जाना जाता था, पार्टी से एक दूरी बनाकर एक अलग दल को, इसी पे हम एक एक करके प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं। पहले मणि वैष्णव के पास चलते हैं। मणि जी, अरविंद नेताम इंदिरा गांधी के जमाने के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आदिवासियों को अब आगे कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर में उन्होंने थोड़ी ताकत भी दिखाने की कोशिश की, जीत नहीं पाए, पर समीकरणों को बिगाड़ने की कुवत रखते हैं। अब उनका यह ऐलान कैसे देखती है पार्टी? निश्चित तौर पर अरविंद नेताम जी पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, और लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उनके पास जो ताकत थी वो कांग्रेस की ताकत थी। जब तक वो कांग्रेस में थे तो पार्टी की शक्ति उनके साथ थी। अब वैसी बात रही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए जितना काम किया है वो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पाई ऐसे ऐसे नवाचारी कार्य कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है, और उससे आदिवासी जो है वो लाभान्वित हुए हैं। चाहे वो वनोपजों की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे पट्टे वापस करने की बात हो, जमीन वापस दिलाने की बात हो, और फर्जी ढंग से जेल के अंदर डाले गए आदिवासियों को रिहा करने की बात हो। तो आदिवासियों के लिए इतने सारे काम हुए हैं कि आदिवासी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से बाहर जा ही नहीं सकता। कांग्रेस, आदिवासी समाज खुद इस चीज को महसूस करता है कि कांग्रेस ने जो किया है उनके लिए कभी किसी ने नहीं किया। तो जिस चीज को आदिवासी स्वयं महसूस कर रहा है तो उस चीज को वोट में बदलने में देरी नहीं लगेगी। इस बात के लिए हम निश्चिंत हैं और ये बात सुनिश्चित है कि आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेगा। आगामी आपने अभी देखा दो उपचुनाव हुए बस्तर क्षेत्र में, दोनों आदिवासी क्षेत्र थे, भानु प्रतापपुर और वहां जो चुनाव हुए, दोनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। भानु प्रतापपुर में तो आदिवासी समाज ने अलग से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसका कोई लाभ जो है
आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी थे ठीक है। उन्हें नहीं मिला। लेकिन देखना ये होगा कि जो आदिवासी समाज है अगर वो चुनाव लड़ाएगा तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होना है। कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार नुकसान नहीं हो। वोट काट जाएंगे। भानु प्रतापपुर में जैसा हुआ वैसा सब जगह होगा। कैसे देखते हैं उनके चुनाव लड़ने के ऐलान को आप? देखिए भाई साहब, लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज के नाम से, सर्व आदिवासी समाज के नाम से चुनाव लड़ना कहाँ तक उचित है ये तो समय आने से बताएगा। लेकिन सर्व आदिवासी समाज अभी तक दोनों दलों में, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, जुड़ा हुआ है और अभी तक अपना अपना राजनीतिक क्षेत्र में अपना अपना विचार के हिसाब से काम करता आ रहा है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज का चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी से जो जुड़ा हुआ, विचारधारा से जुड़ा हुआ जो आदिवासी समाज है वो बीजेपी को वोट देगा, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो आदिवासी समाज कांग्रेस को वोट देगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों का जैसे मानना है, जैसे भानु प्रतापपुर में चुनाव हुआ तो उन्होंने आदिवासी समाज को जैसे नीचा दिखाने का जो वाद किया था, उन्होंने कांग्रेस के द्वारा आदिवासी समाज को नीचा दिखाने, औकात दिखाने की बात किया था। तो कांग्रेस को अपने अंदर जाके के देखना चाहिए। आदिवासी समाज के नाम पे अभी तक चुनाव लड़ते जिसमें 60 वर्ष राज किया है, और अभी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं समझता हूँ सर्व आदिवासी समाज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 सर्व आदिवासी समाज है, संगठन है, और एक संगठन वास्तव में सर्व आदिवासी समाज देखा जाए तो भारत सिंह ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो 2013 में 4230 उसका पंजीयन है, उस संगठन का जो पंजीयन 2013 में हुआ था, और विधि मान्य संगठन वही है। और आज जो संगठन के लोग जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, शायद मेरे को लगता है कि अब इनका निजी मामला होगा, निजी उद्देश्य होगा, और सर्व आदिवासी समाज इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक चुनाव लड़ने का उनका उद्देश्य नहीं है। और सर्व आदिवासी समाज बोलने से सभी समाज को मिला के सर्व आदिवासी समाज होता है। ठीक बात, हाँ। इसमें सभी जाति वर्ग के लोग होते हैं, और सर्व आदिवासी समाज अगर का चुनाव है तो सर्व आदिवासी समाज 2 पार्ट में है आज ऑलरेडी, दो गुट में बटा हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई फायदा नुकसान वाला विषय नहीं है, लेकिन उनको स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें आदिवासी समाज भ्रमित होगा और आदिवासी समाज का नुकसान होगा, इसीलिए उनको थोड़ा सा विचार मंथन करना चाहिए। उनको तो नुकसान होगा, आपको ज्यादा नुकसान होगा। इनकम्बेंसी के वोट वो खा जाएंगे। जो आदिवासी अगर मान लो सरकार से नाराज है, वो वोट उधर शिफ्ट हो जाएंगे, आपको तो फायदा मिलेगा नहीं। देखिए, इसमें आदिवासी समाज के लोग पिछले 15 साल जब 2003 से भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में रहा है, और बस्तर शुरू से आदिवासी के साथ रहा है। किसी कारणवश पिछले 2 चुनाव में थोड़ा सा कुछ सीट घटा जरूर, और पिछले चुनाव में ये कांग्रेस के लोग लुभाने वादे, और जो लोग आज चुनाव सर्व आदिवासी समाज के नाम से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने जो कांग्रेस के साथ टाई अप करके कांग्रेस को समर्थन देने की बात किए, जिसके चलते कांग्रेस और आदिवासी का वोट भी लिया, और जो जन घोषणा पत्र में जो लोग लुभाने वादे किए तो उसके चक्कर में फंस गए। लेकिन इस बार आदिवासी समाज के लोग इस लोग लुभाने वादे में नहीं फंसने वाले हैं, और जो अभी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, इन्हीं लोगों के द्वारा कांग्रेस के साथ सर्व आदिवासी समाज के नाम से गठबंधन करके इनका जो कुछ एजेंडा बता करके कांग्रेस को समर्थन किया था, और वही लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। इससे सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, तो बीजेपी भी मान के चल रही है कि उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन विश्लेषक हमारे साथ है राजनीतिक रूप से मनीष वोरा जी, उनसे समझ लेते हैं। मनीष जी, आदिवासी सीटें का जो समीकरण है उसे साधने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। अरविंद नेताम कांग्रेस से गए, भाजपा से नंद कुमार सहाय गए, उसके बाद ये एक पार्टी आना, उसके बाद के दावे आप सब देख रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा के लिहाज से ये जो सामाजिक समीकरण बन रहा है,
ये किसको फायदा पहुंचा सकता है, किसको नुकसान? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में ये बात तो तय है कि सत्ता की जो चाबी है वो आदिवासी वोटों के साथ है। इस बात को हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से 39 सीटें जो है वो आरक्षित वर्ग से आती हैं। और इसमें देखा जाए तो लगभग 12 सीट जो है वो बस्तर में आती हैं और 14 सीटें लगभग सरगुजा संभाग में आती हैं। तो लगभग देखा जाए तो करीब करीब 26 सीटें बस्तर और सरगुजा एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां से ये आती हैं। और अभी वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और उसमें जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो सरगुजा जसपुर का क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र से वो आते हैं और वहां से कांग्रेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, वहां की सारी सीटें जो हैं वो लगभग कांग्रेस के पास में हैं। तो ये जो स्थिति है वहां पर नंद कुमार साय के जाने से, चूंकि नंद कुमार साय एक बड़ा आदिवासी चेहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शुरू से, लेकिन पिछले लंबे समय से सक्रिय राजनीति से लगभग दूर रहे हैं, तो ये जो स्थिति है इसमें बहुत बड़ा कोई असर वो डालेंगे ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय, क्योंकि देखिए राजनीति में सब कुछ जायज है और आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार का ये देखने को मिला कि लगातार कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं वो लगातार उनको अपने साथ कार्यक्रमों में लेकर के चल रहे हैं, हर जगह उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये भी बात सुनने को आ रही है कि लगातार उनको पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में जो है वो प्रचार के लिए प्रेरित करेगी, उसके साथ प्रदेश के बाहर भी उनको लेकर के जाएंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी दो बड़े चेहरे जो हैं, जैसे मोहन मरकाम जी वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ऑलरेडी वो खुद आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनके स्थान पर नंद कुमार साय को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये एक नया समीकरण कांग्रेस में देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर लगभग 32% आदिवासी यहां पर निवास करते हैं। तो 32% एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावित करता है यहां पर सत्ता को। तो इस वर्ग को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। यहां पर जो तीसरी बात हम कर रहे हैं अरविंद नेताम जी की, तो अरविंद नेताम भी एक बड़ा चेहरा रहे हैं आदिवासी क्षेत्र से, वो कांग्रेस के साथ में रहे हैं, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक बड़ा उनका अपना औरा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ समय के साथ साथ उनका भी जो प्रभाव क्षेत्र था वो धीरे धीरे सिमटते चले आ रहे को भी उतारा था। उसके बाद उस प्रत्याशी ने, देखिए एक बड़ी चीज ये होती है कि जब कोई भी तीसरा फैक्टर आता है चुनाव के बीच में, जब दो लोगों के बीच सीधी जंग होती है और कोई तीसरा व्यक्ति घुसता है तो उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वहां पर एक बड़ा वोट जो है वो लेकर के गए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से इसके पहले भी एक तीसरे फैक्टर के रूप में अजीत जोगी ने एंट्री करी थी यहाँ पर, अजीत जोगी भी आदिवासी क्षेत्र से आते थे और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा प्रभाव चुनाव में डाला था और उसका जो फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। तो अभी जो स्थिति है उसमें देख करके कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने ये चाल जरूर खेली है कि आदिवासी वोटों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए नंद कुमार साय को वो अपने साथ लेकर के गए हैं और इसका एक असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय निकलेगा और चीजों में परिवर्तन आएगा, हो सकता है कुछ कांग्रेस से यहां आए, कुछ भाजपा से फिर जाएं, तो इसके साथ एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो एक विश्लेषण से ये बात सामने है कि बड़े नेताओं की जमावट अभी की जा रही है। दल अगर कोई आता है तो उसका कितना असर होगा फिलहाल उसका आकलन नहीं किया जा सकता, और क्योंकि चुनाव लड़ने की सबको स्वतंत्रता है और आदिवासी सीटों में स्थानीय स्तर के भी लीडर उतरते हैं, निर्दलीय भी उतरते हैं, तो कितना वोट कौन किसको काट रहा है ये आकलन अभी संभव नहीं है। लेकिन एक दावा जब हो गया है तो उस पर चर्चा की जानी लाजमी है। हमारे साथ फिर से मणि वैष्णव जी जुड़े हुए हैं। मणि जी, ये मान के चलें कि जो एक हॉट केक था आदिवासी वोट का जो कि आप लोगों के पास था, उसके बाद से लगातार आप लोग काम करते रहे, मुद्दों के आधार पर अरविंद नेताम ने अपनी पार्टी खड़ी की, आरक्षण का मुद्दा उठाया, बार बार उसी का हवाला दिया, लेकिन वो अब खत्म हो गया है। उसके बावजूद अरविंद नेताम दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, कितना खड़े हो पाएंगे मैदान में? देखिए, जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं वो पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन वर्तमान समय में अब वो अप्रासंगिक हो चुके हैं और जो शक्ति उनके पास थी वो कांग्रेस की शक्ति थी, अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है तो शक्तिविहीन हो चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो आदिवासी संगठन चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें भी कई फाड़ हैं, तो वो जो है कोई बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अगला जो चुनाव होगा 2023 का जो चुनाव होगा वो काम के आधार पर होगा। हमारा काम बोलता है। वो समय गया जब जाति वर्ग धर्म और वोट बैंक के आधार पर चुनाव होते थे छत्तीसगढ़ में और उस हिसाब से वोट पड़ते थे। अब क्योंकि
छत्तीसगढ़ की जनता ने, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे एसटी एससी जो भी हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, उन्होंने असली विकास का अनुभव करना शुरू कर दिया है। अब जब उन्होंने असली विकास का अनुभव शुरू कर दिया है तो कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो सामान्य हो। तो काम का अनुभव अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी समाज की विरोधी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। हाल में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे, जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इतने बड़े चेहरे नंद कुमार साय जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर, षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। तो जो थोड़े बहुत जो वोटर थे जो नंद कुमार साय जी के पक्ष के कारण जो भाजपा के पक्ष में पड़ते थे, उनसे भी हाथ धो बैठी है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को आदिवासी संगठनों के चुनाव लड़ने से कोई गंभीर जो है फर्क पड़ना नहीं है। जैसा कि हमने भानु प्रतापपुर चुनाव में देखा, जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, कांग्रेस को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की भानु प्रतापपुर में, तो हमें कोई नुकसान इन संगठनों से नहीं है। बिल्कुल। चलिए महेश कश्यप जी, चलिए ये भी मान लेते हैं कि कोई पार्टी या कोई लड़ता है चुनाव तो असर नहीं होगा, लेकिन काम अल्टीमेटली बोलता है। आदिवासियों के लिए काम कांग्रेस ने जो किया है उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि कोई भी आए उनको नुकसान नहीं होगा, आप लोग अपना देखिए। काम के आधार पे आकलन करेंगे आदिवासी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने के बाद रमन सिंह के नेतृत्व में जो काम हुआ, आज पूरा छत्तीसगढ़ का हर जनता जानता है। 18 में तो उसका रिजल्ट आ गया ना, आज 18 में, इसीलिए 18 का देखिए कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से लोग ने 36 वादे गंगा जल को लेकर किए और एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। चाहे 2-4 बाकी हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे, चिंता मत करिए आप। अगले बार फिर हमारी सरकार आएगी, जो 2-4 वादे है बचे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अभी जितने विकास की बात कर रहे हैं, ये पूरे पुराने कार्यकाल के भवनों को दोबारा उसको भूमि पूजन करना, रोड को रिपेयरिंग, इतना ही किए हैं। इनका कोई विकास का काम जमीनी स्तर पर नहीं दिखाना। नरवा गरवा दुरवा ये जो गोटान है, करोड़ रुपया बर्बाद कर दिए। हमारा बस्तर जिले में, खासकर बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे, उस इतना पैसा दुरुपयोग हुआ, उसका कोई लाभ आम जनता को या वोटर्स को, यहाँ बस्तर वासी को नहीं मिला है। क्या काम बच गया है आपके नजर में? वहाँ अभी क्या काम बच गया है या क्या वादे बच गए हैं जिसको पूरा नहीं करने से नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए, इन्होंने जो 2500 का वादा, जो धान में 2500 का वादा किया था, अगर ये लोग वास्तव में 2500 दिए होते तो 2018 में समर्थन मूल्य 1800 था। तो इसका मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये 2-3-4 साल में जो रेट जो बढ़ाया गया है उसको मिलाकर 2700 होता था। 500 रुपया इन्होंने कहा दिया। और लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार के दम पे ये लोग धान खरीदी करते हैं और राजीव योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में 500 रुपया मुश्किल से दे रहे हैं, उसमें भी रकबा घटा के और कई प्रकार से। भाई आप लोग तो वादा करके मुकर गए, 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए का वादा प्रधान और आपके सरकार के द्वारा एक तरफ बोलती है कि केंद्र का पैसा को लेके प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे तो मोदी जी का नाम होगा, लेकिन धान खरीदी में आपको मोदी जी का पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट वो धान खरीदी के नाम से तुम आपने चुनाव जीता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो मोदी जी ने जो 60% राशि भेज दिया, लेकिन 40% आपने दिया, कितने हितग्राही को नुकसान हुआ। ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बना, उड़ीसा में और अन्य राज्यों में बना। इस प्रकार से आपने केंद्र के दम पर आज जल जीवन मिशन का योजना बस्तर में चल रहा है, पूरा देश में चल रहा है, तो आपके विधायक जाके भूमि पूजन करके बोलता है विकास कर रहे हैं। भाई आपने पैसा, आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या योगदान है? ठीक है, चलिए आप वादे याद दिला रहे हैं, लेकिन जो ये दल आ रहा है ये भी इसी तरीके की बात कर रहा है, आप भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं। कोई मिलजुल कर लड़ने के प्लान नहीं बनाते, उनको समझाते आदिवासी समाज ना खड़ा करे या हमारे को समर्थन कर दे, ऐसी कोई भाजपा पहल करेगी क्या? आप लोगों के मुद्दे और अरविंद नेताम के पार्टी के मुद्दे एक ही तरीके के हैं। नहीं, हमारा किसी के साथ गठबंधन करना या उनके साथ चुनाव लड़ना, हमारा समर्थन तो मांग सकते हैं आप। देखिए, उनके अगर आदिवासी समाज को हम सदैव भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन करती है तो उसके लिए स्वागत है, लेकिन किसी को
हम लोग गठबंधन करके या कोई वादा करके हम चुनाव लड़ने का हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैसे भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 32% आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज को जो नुकसान भोगना पड़ा है, अभी भी इन्होंने 76% जबरदस्ती भानुप्रता चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इन्होंने बिल पास करके भेज दिया। लेकिन आएंगे उस मुद्दे पे आएंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कि तीसरा दल आने से क्या फायदा नुकसान होगा। हम चलते हैं मनीष वोरा जी के पास। मनीष जी, एक सामाजिक रूप से जो दल उभरते हैं, सामाजिक सिंपैथी मिलती है, सामाजिक संगठन का लाभ मिलता है, पर इसमें भी दो फाड़ है। एक अलग सर्व आदिवासी समाज है, बीपीएस नेताम जिसके अध्यक्ष हैं, दूसरा अरविंद नेताम का है। एक वर्ग या एक पूरा समाज इनको समर्थन देगा ऐसा लगता नहीं है। क्या ये लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई जो है वो भारी पड़ जाएगी अरविंद नेताम के लिए भी और सामाजिक रूप से जो दल उभरना चाहते हैं उनके लिए भी? देखिए, निश्चित रूप से जब जब अंदरूनी लड़ाई होती है तो उसका नुकसान सीधे तौर पे उस वर्ग को मिलता है जहां पर ये लड़ाइयां होती है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से वहां पर जो भी वातावरण चल रहा है, और या यदि पिछले चुनाव के रिकॉर्ड्स को भी हम देखें तो बस्तर क्षेत्र में विशेषकर तीसरा दल कहीं कहीं पे नजर आता है, मगर वो बहुत बड़ी कोई सफलता लेकर के आए या सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आए, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। देखिए, एक सीट से एक बार वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी चुन करके आए थे, उस बाद बसपा का विधायक भी वहां से चुन करके आया था, मगर एक कोई बड़ा परिवर्तन या कोई ऐसी बड़े वो दिखने को मिले जिसकी वजह से कोई तीसरा दल बड़े रूप से प्रभावित करे और छत्तीसगढ़ की जो सत्ता है उस पर कोई बड़ा असर डाले, ऐसा अभी तक के चुनाव में नजर नहीं आया। और नहीं ये कह सकते हैं पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए कि कोई तीसरा दल यहां बड़ी तेजी से उभर करके आएगा और कोई बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में कर देगा। तो आदिवासी समाज जरूर ये प्रयास कर रहे हैं, सर्व आदिवासी समाज के बैनर से, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के प्रयास कर रही है कि आरक्षण जो उनका कम हुआ था उसको लेकर के, और जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में जो विकास हुआ था उसको लेकर के वो जनता के बीच जाने की बात, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो उसके साथ में जब वो जाएंगे तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा से नाराज होकर के उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दिया है। लगभग 26 में से 24 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में है, तो बड़ा परिवर्तन वहां पर लाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, तब जाकर के कहीं वो सत्ता के रास्ते में चलते दिखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग समीकरण बनते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में ये जो आदिवासी नेताओं की शिफ्टिंग हो रही है इस पर भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ मणि वैष्णव जी है। मणि जी, अरविंद नेताम जी पर अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस गया है, पार्टी से वो अलग नहीं हुए हैं। अब उनके द्वारा इस तरीके का बयान देना, वो कहीं पार्टी को ये बताने की, तो अपनी ताकत दिखाने के लिए तो इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं कि हर जगह से उम्मीदवार उतारेंगे। वो पार्टी में हैं, अनुशासन की नोटिस उन्हें मिली है या निलंबित जैसी कार्रवाई आगे हो सकती है, पर पार्टी में रहते हुए इस तरीके के बयान को कैसे देखती है पार्टी? क्या ये एक तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझ पर कार्रवाई हुई तो ये पार्टी चुनाव लड़ेगी, उनकी खुद की पार्टी? जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के जो लाभ हैं वो आदिवासी समाज को, चाहे हर समाज को, किसी भी समाज हो, हर समाज को सीधे मिल रहे हैं। तो जो व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मैं भाई 4,000 रुपए में तेंदुपत्ता बेच रहा हूँ, जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मेरी जमीन वापस हुई है, जो व्यक्ति यह समझ रहा है कि मैं या मेरे परिवार के लोग जो फर्जी केस में जेल के अंदर थे उन्हें बाहर निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, तो जो इन सब चीजों को समझ रहा है वो कांग्रेस को छोड़कर किसी और को क्यों वोट देगा? सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। अरविंद नेताम का ये कहना कहीं पार्टी को दबाव बनाने की रणनीति के तहत तो नहीं है? अरविंद नेताम पार्टी से जुड़े रहे हैं, अभी कुछ उनको नोटिस पिछले दिनों दिया गया था। नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के दबाव में नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना काम करती रही है और दबाव जैसी कोई बात नहीं है। हमने काम किया है, हमारा काम बोलता है और हम जीतेंगे, जाहिर सी बात है। और हमारा हम जो सीधे संपर्क में है प्रत्येक व्यक्ति से, तो बीच में कोई भी संगठन धमकी दे चमकी दे उससे कोई भी कहीं फर्क पड़ना नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संपर्क में है, सीधे उसके कांग्रेस पार्टी के कामों का लाभ सीधे हर व्यक्ति को मिल रहा है, तो धमकी चमकी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी पुनः 2023 में जीत कर आएगी। ठीक है, तो 23 का मिशन है और आदिवासी सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए काम पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अरविंद नेताम की पार्टी कई तरीके के समीकरणों को गड़बड़ा सकती है। महेश जी, आप लोग क्या देखते हैं? कांग्रेस का ये अंदरूनी राजनीति या अंदरूनी खींचतान का नतीजा है कि एक नया दल बन रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान का हिस्सा है और अरविंद नेताम एक बहुत बड़ा नेता रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के लिए एक प्रकार से भीष्म पितामह की तरह रहे हैं। लेकिन उनके साथ जिस प्रकार से
उपेक्षित उनको रखा गया, उनके साथ जो अपमान किया गया वो बहुत पहले से व्यतीत है और कई बार उनका ऐसा बयान आ चुका है, इसलिए वो नुकसान तो कांग्रेस को होगा। दूसरा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब भी बोल रहे थे, नुकसान हो गया फायदा हो गया, ये भी बता दीजिए। साहब जी भी नहीं है आपके साथ। कैसा व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने? उन्होंने तो सीधे सीधे लेटर में लिखा है, अपने जो इस्तीफा दिया है उसमें सीधे सीधे षड्यंत्र का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। तो उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। अरविंद नेताम के नाम के बहुत मुखर हो रहे हैं आप। नंद कुमार साह जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। उनके आने से नुकसान नहीं होगा आपको। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए हैं, वो इतने बड़े नेता, सबसे बड़े आदिवासी नेता, सबसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होना है। आदरणीय नंद कुमार साह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका आज भी पूरा पार्टी सम्मान करता है, हम भी उनको सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जितना सम्मान दिया, 3 बार सांसद, राज्यसभा सांसद। अरे पर आपके पार्टी से गए तो ना, नुकसान तो कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो करेंगे, वो लेके जाएंगे कुछ वोट। नहीं, उनका अभी देखिए अंतिम समय में उनका व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है और इसमें कांग्रेस का कोई चाल होगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया और उनके उसके बाद डायरेक्ट कांग्रेस प्रवेश किया। उन्होंने अगर बीजेपी से कोई आपत्ति था तो उनको बीजेपी छोड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान बना रहता। और नंद कुमार साह, आदरणीय नंद कुमार साह जी, चलिए समय की कमी है इसलिए ज्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदिवासी वोट बैंक के लिए एक तीसरा प्लेयर सामने आया है, तो कई लोगों को इसकी बात की चिंता करनी पड़ेगी कि वो अपने किलो को कैसे बचाएं। इन किलो में क्या सेंध मारने में अरविंद नेताम सफल हो पाएंगे कि नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन हमारी नजर इस पर बने रहेगी। हमारे साथ मणि वैष्णव जी जुड़े, आपका धन्यवाद। मनीष वोरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और महेश कश्यप जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर ये जो राजनीतिक बिसात बिछ रही है उसको बारीकी से समझाने की कोशिश हमारी आज के मुद्दे में लगातार जारी रहेगी और किसी मुद्दे के साथ फिर से आपके साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।